जी स्टूडेंट, स्क्रीन आपके सामने शेयर हो गई। ये जो पहली स्टोरी है, स्टोरी ऑफ आवर सेल्फ की, उसमें पहली जो स्टोरी है द मूविंग फिंगर, उसकी जो राइटर है, जो मुसन्फ़ा है, उसका नाम जो है वो एडिथ वार्टन है, अमेरिकन है ये। ठीक है जी। तो यहाँ से जो है इसका स्टार्ट करते हैं। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में जो है इसकी बायोग्राफी दी गई हुई है। Born in 1862 and died in 1937। ये इस सेंस में भी आपको जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा जी, महमूद अहमद साहब अपना माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए ठीक हो, शुक्रिया। जब आपको क्वेश्चन को पूछना होगा तो आप फिर से ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बस में इधर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही थी उससे। तो 1862 में इसकी जो है वो बर्थ हुई है और इसकी डेथ जो है 1937 में हुई है। आपने ये कैलकुलेट करके बाद में बतानी है। Built the mount in 1906। She wrote over 40 books in 40 years। यानी 40 साल में तकरीबन उसने 40 जो किताबें वो लिखी हैं। पुलिटाइजर प्राइज फॉर फिक्शन स्टोरी में उसको जो है वो अवार्ड दिया गया, जो उस मुल्क के अंदर जो है वो दिया जाता है। एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स, और ऑफ लेटर्स का मतलब है ये जो स्कॉलर्स लोग होते हैं, इनको जो है वो मैन ऑफ लेटर, जैसे आपने वर्ड पढ़ा है, यानी जिसको हम कह सकते हैं अदब का, लिटरेचर का, आर्ट का, जो है वो दिया गया, उसको ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई फ्राम येल यूनिवर्सिटी। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में हो कि अगर इन केस आपको MCQs टाइप क्वेश्चन आए तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे हों, आपने इसको प्रॉपर तैयार भी करना है। फुल मेंबरशिप इन द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यानी जो उसकी आर्ट अकेडमी थी उसकी मेंबर भी रही तकरीबन होल ऑफ हर लाइफ। अब आगे बताया गया है द माउंट, जिसकी पहले बात हुई है। आप भी उस वक्त ये सोच रहे होंगे कि द माउंट क्या है। ठीक है, कुछ अहम इसके जो कारनामे हैं, जो वर्क्स हैं, जो बुक्स हैं, उनके नाम जो है वो दिए गए हैं। Ethane from 1911, The Ghost Stories of Edith Wharton 1937, The House of Mirth 1905, Twilight Sleep। ट्वाइलाइट उस टाइम को बोलते हैं जो सुबह का मंजर होता है, यानी जिस वक्त रात जो है वो दिन में चेंज हो रही होती है, या दिन जो है वो शाम में, रात में चेंज हो रहा होता है। ये मगरिब का वक्त भी आप कह सकते हैं, सुबह सादक का वक्त भी कह सकते हैं आप, जिस वक्त अभी हल्की हल्की जो रोशनी है दिन की वो फूट रही होती है, सहरी का वक्त जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। तो ट्वाइलाइट स्लीप यानी दोनों औकात इसमें आ सकते हैं, लेकिन उसने बेसिकली ट्वाइलाइट स्लीप शायद इसमें सुबह की जो है वो उस नींद को जो है वो लिखा हो इसके बारे में। इटालियन विलाज एंड देयर गार्डन, ये भी इसकी जो है वो बुक थी जो 1904 में पब्लिश हुई थी। एथन फ्रॉम, ये उसका फियांसी था, उसका हस्बैंड था। लेटर्स ऑफ फ्रेंडशिप, शी वॉज सेड टू बी अ लेडी जेम्स, हेनरी जेम्स के साथ इसकी दोस्ती थी। थ्रू हर राइटिंग बट शी इन फैक्ट मेड मोर मनी इन हर कैरियर दैन ही डिड, यानी उसके मुकाबले में इसने अपने कैरियर के अंदर ज़्यादा पैसा कमाया हेनरी जेम्स के हवाले से। अगर देखा जाए तो वो इतना वेल्दी नहीं था जितना ये थी। शी टॉक्स अबाउट बाइंग अ कार विद द मनी शी रिसीव्स फ्रॉम वन नावल,
and he talks about how he is able to buy a wheelbarrow that needed paint. यानी उसने ये नहीं बताया था कि उसने एक जो है वो कार जो है वो ख़रीदी थी जिसको अभी पेंट की भी ज़रूरत थी, यानी सेकंड हैंड गाड़ी जो है वो उसने ख़रीदी थी, यानी जेम्स ने। बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि जिससे ये गाइडलाइन लेती थी या जिसको अपना जो है वो लिटरेरी फ्रेंड जो है वो मानती थी, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा फेमस हो गई थी, और इसने उसके मुकाबले में अगर वर्ल्ड डोमेन पे देखा जाए तो इसकी अर्निंग्स भी उससे ज़्यादा थी। ये कुछ जो है वो बिब्लियोग्राफीज़ जो है वो दी गई हैं, मतलब कब जो है वो या कहाँ कहाँ से आप इसके बारे में मालूमात जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में जो है वो उसकी यूँ कह लें कि लाइफ हिस्ट्री थी, कुछ उसकी अचीवमेंट्स और उसकी बुक्स के नेम वगैरह थे। ये इतना ही है। इसके बाद मैं कॉम्प्रीहेंशन पे आऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसकी जो फर्स्ट स्टोरी है द मूविंग फिंगर, इसको अभी डिस्क्राइब करना शुरू कर दूंगा तो फिर हमारा जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो रह ना जाए, इसलिए मैंने जो है वो ग्रामर वाला पोर्शन आपको स्टार्ट करवाना है, ताकि इसकी जो बकिया या रिमेनिंग पार्ट है, यानी इसकी जो स्टोरी की डिस्क्रिप्शन है, उसके जो थीम्स हैं, उसकी जो सिनॉप्सिस हैं, उसके जो करैक्टर्स हैं, उनको हम डिस्कस कर सकें, वो इंशाल्लाह जो है वो कल होगा। अभी आपको मैं 2 मिनट जो है वो देता हूँ, और फिर जो है हम इस आज का जो है नया टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन है क्या, क्यों है, ओरिजिन इसका क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, और जब हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जो है ऑब्ज़र्व करके बेहतरीन जो कॉम्प्रीहेंशन है वो कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। और प्रेसी के हवाले से एक सेपरेट लेक्चर होगा आपका, जिसमें आपको बताया जाएगा किसी पैराग्राफ की प्रेसाई जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है जी, तो अभी आपको जो है वो 2 मिनट देता हूँ, आप पानी वगैरह पी सकते हैं अगर पीना चाहें, तो वैसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। खैर, तो फिर जो है वो इसके बाद हम कॉम्प्रीहेंशन पे आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन आपको शेयर हो गई। यस सर, हो गई। चलो जी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्रीहेंशन। इसी के बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, और एट द एंड आप इस पे जो क्वेश्चन अगर आपको कोई होंगे तो वो आप पूछ सकते हैं, आपको टाइम इस हवाले से दिया जाएगा। हमने आमतौर पर देखा है कि ड्यूरिंग स्टडी हम बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स से रिलेटेड जो है हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भले क्लास टेस्ट हो, टर्म एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम्स हो, जहाँ भी सूरत हाल ऐसी है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमें बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, मुख्तलिफ जो है वो टीचर उसके हवाले से गाइडलाइंस हम हमें देते हैं, तो उसके बारे में हमें ब्रीफ करते हैं, समझाते हैं, लेक्चर देते हैं, और एट द एंड जो है वो उस पर एवेल्यूएशन के लिए हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है इसको भी हम कॉम्प्रीहेंशन ही बेसिकली कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका भी इसी सेंस में दिया गया है। इन आवर एकेडमिक लाइफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ डेली टेस्ट और इन एग्जाम। डेली टेस्ट की फॉर्म में भी क्वेश्चन होते हैं या एग्जाम्स की फॉर्म में भी हमसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इट सीम्स दैट वी स्टूडेंट्स आर मेंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। ऐसे लगता है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं ही इस काम के लिए कि इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर
देने। पेपर्स आर गुड एजेंसीज टू चेक आवर एबिलिटी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। अखबारात एक अच्छी चीज़ है जिसे हम पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के, अखबारात पढ़ के मुख्तलिफ चीज़ों के क्वेश्चन, मुख्तलिफ उसके वाले से जो क्वेश्चन है उनके हम आंसर्स करने के काबिल हो जाते हैं। तो आवर पेपर इंक्लूड वन पार्ट विच सर्व फॉर दिस पर्पज। तो इस मकसद के लिए जो अखबारात हैं वो भी अहम रोल प्ले करते हैं। अब आगे दी गई है कॉम्प्रीहेंशन की डेफिनेशन। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है ये यहाँ पे जो मेंशन की गई है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पैसेज अपॉन विच क्वेश्चंस आर सेट टू टेस्ट द स्टूडेंट्स। बेसिकली एक पैसेज है, पैराग्राफ है, जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट द गिवन टेक्स्ट एंड टू इन्फर इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग फ्रॉम इट। तो स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इस पैराग्राफ को पढ़ें और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है उसको इन्फर करेंगे, समझें, गेन करें, ग्रैब करें कि वो प्रॉपर जो मैसेज उस पैराग्राफ के अंदर दिया जा रहा है क्या उसको वो गेन करने के काबिल हैं कि नहीं है। ये चेक करना क्या कहलाता है, कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है। क्लियर होगा ये पॉइंट? मैं दोबारा इसको रीड कर देता। कंसिस्ट ऑफ अ पैसेज, एक पैराग्राफ है, अपॉन विच क्वेश्चंस आर सेट, जिसके अंदर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं खुद से, टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि नहीं। द कंटेंट ऑफ द गिवन टेक्स्ट, यानी उस टेक्स्ट के जो कंटेंट है, जो पेज, जो लाइन हैं, जो वर्ड्स हैं लिखे गए हैं, एंड टू इन्फर इंफॉर्मेशन, क्या उनको समझ सकते हैं, उससे मालूमात ले सकते हैं, मीनिंग फ्रॉम इट, और उससे क्या सेंस क्रिएट हो रही है, प्रॉपर जो सेंस है क्या उसको गेन कर रहे हैं कि नहीं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर होगा ये पॉइंट? नेक्स्ट अब दिस पार्ट on one side is yummy jelly for some students but at the same time it become a nightmare for others। ठीक है, जहाँ पे ये बताया है कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, ये कई स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगता है, ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वो इसको बड़ा ही जो है वो मुश्किल तरीन काम समझते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट इसको मुश्किल समझते हैं, वो इस काम में जल्दी महारत हासिल कर लेते हैं। हाँ, ये बात आपने ज़रूर नोट करनी है कि भाई ये वो कॉम्प्रीहेंशन उस तरह के नहीं है। आपका जो मतलब इस लेवल पे जो कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है ये उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आप मैट्रिक या इंटर के अंदर करके आए हैं। यहाँ पे आपने वर्डिंग अपनी यूज़ करनी है, सेंस वही होनी चाहिए जो राइटर उस पैराग्राफ के अंदर देना चाहता है, जो आपको कॉम्प्रीहेंशन के लिए दिया गया है, लेकिन जो वर्डिंग है वो आपकी अपनी, स्ट्रक्चर आपकी अपनी होनी चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करती है इस लेवल पे। ख़ास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ को बहुत बॉदर किया जाता है कि बच्चे ने अपनी लैंग्वेज यूज़ किया कि नहीं। पहले ऐसा होता था कि छोटी क्लासेस के अंदर बच्चों को जो है वो कह देते हैं जी ये अंडरलाइन कर लो या ब्रैकेट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये ब्रैकेट कर लो जी इतना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो इन अ सेंस इस लेवल पे उस तरह से कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर नहीं चलने, आपको खुद से अपनी एबिलिटी शो करनी पड़ेगी। वहाँ पे थोड़ी डिटेल दी होती है उसका आंसर, आपने उसको एक्स्ट्रा डिटेल दे के उस क्वेश्चन के आंसर को जो है वो करें कि डिस्क्राइब करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ सबसे अहम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि खाली आप ये समझ लें कि जैसे आप पहले कॉम्प्रीहेंशन करते आ रहे हैं उसी तरह से कॉम्प्रीहेंशन ये वाला कर लेंगे तो थोड़ा आपके लिए उस हवाले से मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसने कहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल भी है। सो लेट फ्रेंड्स डिस्कस द साइंस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। उसने कहा जाओ फिर इस कॉम्प्रीहेंशन की साइंस क्या है, कॉम्प्रीहेंशन क्यों है, किस वजह से है, इससे हमें क्या हासिल होता है, ये है क्या चीज़, इसको समझते हैं। विच श्योरली हेल्प ऑल ऑफ अस इन आवर एकेडमिक्स, और ये हम सबको जो है हमारे जो तालीम है उसमें मदद देगा। अब आ गई जी इसकी हिस्ट्री कॉम्प्रीहेंशन। Here it is word comprehension derived from Latin word comprehensio। जी आवाज क्लियर आ रही है सबको? स्टूडेंट्स yes, बताइए। चलें ठीक है।
तो लैटिन वर्ड है कंप्रीहेंशो, जिससे ये ड्राइव किया गया, दैट मीन सीजिंग और कैप्चरिंग। सी से वर्ड निकला है, यानी जो चीज़ आपके सामने हो रही है उसको आप कितना गेन कर रहे हैं, कितना कैप्चर। जैसे कैमरे की आंख जो है वो कैप्चर करती है, आप कोई भी इमेज लेते हैं तो आप उस सीन को उसके अंदर कैप्चर कर रहे हैं, इसी तरह से आपकी आंखें भी कुछ सीन जो है वो कैप्चर कर लेती हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है, ठीक है, डैफोडिल, तो उसने वो जो पुराना उसका जो उसने डैफोडिल का सीन था ऑन द बैंक ऑफ अ लेक, उसको अपने जहन के अंदर कैप्चर किया हुआ है, और जब भी वो सैड और पेंसिव मूड में होता है तो उसको वो दोबारा मेमोराइज करता है, और उसके जो पेंसिव जो मूड के जो थॉट्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, वो खुश हो जाता है। तो ये जो हम अपने जहन के अंदर किसी चीज़ को बिठा लेते हैं, देख के समझ लेते हैं उसको, वही बेसिकली क्या कहलाता है, कैप्चरिंग। दैट इज कॉल्ड कैप्चरिंग। यानी जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उससे आप क्या क्या गेन कर रहे हैं, वो है बेसिकली कैप्चरिंग, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंड से निकला है वर्ड, कॉम्प्रीहेंड समझना होता है किसी चीज़ को। क्लियर हो गया जी ये वाली स्लाइड? तीन लेवल होते हैं कॉम्प्रीहेंशन के, 3 लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के 3 लेवल्स हैं। सबसे पहला आ गया लिटरल, दूसरा होता है इंटरप्रेटिव, और तीसरा होता है अप्लाइड। तीनों की डिटेल पढ़ लेंगे, लेकिन ये आपको ऐसा एग्जाम में आने वाली चीज़ नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉम्प्रीहेंशन के लेवल्स क्या हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको समझने के लिए पता होना चाहिए। हमेशा नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ना गेन किया करें कि हमने हर एग्ज़ाम पास करना है, काबिल बनने के लिए पढ़ें, ये ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर होगा। इसमें ये होगा कि आपके अंदर एबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, और आपके अंदर एक एक्स्ट्रा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट हो जाएगा, जिससे आपको यहाँ भी और आने वाले दिनों के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा। तो लिटरल क्या है? लिटरल वर्ड से ही जो है वो पता चलता है कि जो जिसको हम कहते हैं कि जो सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन है, यानी वर्ड के हिसाब से जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है, इसको लिटरल बोलते हैं। ऐसे कॉम्प्रीहेंशन को फैक्ट एंड डिटेल्स, जो मतलब किसी कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो है वो फैक्ट दे दिए गए हैं, इतने बंदे, जैसे पेंडेमिक के ऊपर कोई पैराग्राफ लिखा है जी, अमेरिका के अंदर इतने लोग मुतासर हैं और इतने लोग की डेथ हो गई, इतने सेहतियाब हो गए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो है वो फैक्ट्स एंड डिटेल्स हैं। उसके बाद आ गया रूट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। इसके अंदर जो है वो लर्निंग होती है और मेमोराइजेशन होती है, चीज़ें याद करवा दी जाती हैं, उनके मीनिंग बेशक समझ में आए या ना आए। सरफेस अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी यूँ कह लो कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है ये, जिसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती। जैसे जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, ख़ासतौर पर पोइट्री या इवन किसी स्टोरी की आप टेक्स्ट पढ़ते हैं या नावल पढ़ते हैं या ड्रामा पढ़ते हैं, तो उसमें हम उसके सरफेस मीनिंग तो देखते देखते हैं, वो तो लिटरल हो गया, लेकिन उसके हिडन जो थीम्स हैं और जो सिंबल्स उसने यूज़ की होती हैं, उनकी डिटेल्स जब हम हिस्ट्री से या रोज़मर्रा ज़िंदगी से इंक्वायर करते हैं, उसको फिर हम लिटरल नहीं कह सकते, वो फिर ज़्यादा डिटेल्ड हो जाता है। तो फिर दूसरा आ गया, दूसरी तो लिटरल सरफेस लेवल, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद आ गया इंटरप्रेटिव, यानी जिसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है, इंटरप्रेट किया जाता है, वजाहत दी जाती है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, यानी नतायज निकाले जाते हैं। इन्फ्रेंसेस रिजल्ट का मतलब होता है इससे क्या क्या रिजल्ट निकल जाते हैं। टैपिंग इनटू नॉलेज एक्सपीरियंस, और नॉलेज जो उसके अंदर दिया गया है, जो उसके अंदर जो मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको निकाला जाता है। रीडिंग बिटवीन लाइंस, यानी खाली लाइंस रीड नहीं करना, बल्कि उन लाइंस के पीछे मकसद क्या है उसको भी रीड करना है। मेकिंग लॉजिक लीप्स एंड एजुकेटेड गैसेस, तो लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश। जैसे मैंने आपको पोइट्री की एग्जांपल दी है, तो पोइट्री जब हम रीड करते हैं तो हम सरफेस रीडिंग नहीं कर रहे होते, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड में एक पोइट जो है वो कहना चाह रहा है, या किसी राइटर का क्या मकसद हो सकता है, क्या क्या सिंबल्स उसने यूज़ किए हैं, ये पॉलिटिकल क्रिटिसाइजिंग है, ये सोशल क्रिटिसाइजिंग है, ये किस हवाले से उसने लिखा है, वो चीज़ें जब हम पैराग्राफ समझते हैं, या ऐसा जो कॉम्प्रीहेंशन होता है उसको हम इंटरप्रेटिव कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। फिर आ जाता है अप्लाइड, जिसमें हम एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, नया पैराग्राफ जो है वो तरतीब देते हैं, नया बनाते हैं, या ऐसे फैक्ट जो बयान किए जाते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम जो बोलते हैं अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन। मेरा ख्याल है कि
आपको इनकी समझ आ गई होगी। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको इनके बारे में क्वेश्चन नहीं आना कि इनकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है जी। अब आगे है जी, कॉम्प्रीहेंशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। इंक्रीज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रीडिंग एंड हेल्प्स नॉट ओनली एकेडमिक बट प्रोफेशनल आल्सो। ज़रूरत इस बात की है जो हम पढ़ते हैं ये कितना इफेक्टिव हम पढ़ रहे हैं। बात हम पढ़ते हैं सर्फ ऐप से ही पढ़ लेते हैं, बस देख लेते हैं सरफेस लेवल की, बीच में से आधी बातों की समझ आती है आधी की नहीं आती, खैर है। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से रीड नहीं करते तो हम इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर गेन नहीं कर पाते। इसलिए ये एबिलिटी बढ़ाने के लिए कि हम जब रीडिंग करें पूरी कंसंट्रेशन साथ करें, इसके लिए भी कॉम्प्रीहेंशन जो है वो करवाए जाते हैं। नंबर 2, कॉम्प्रीहेंशन कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। कॉम्प्रीहेंशन से आप जो टेक्स्ट दी गई है, जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, कॉम्प्रीहेंशन की वजह से हम उससे जो मीनिंग एक्वायर करने की, अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तीसरा बताया, स्टूडेंट्स कैन नॉट मास्टर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट विदाउट इट। और अगर आपको ये कॉम्प्रीहेंशन की ट्रिक नहीं आती तो जो साइंटिफिक इन्वेंशन है, जो साइंटिफिक रिसर्च हैं, जो साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो गिवन नॉलेजेस हैं उनको भी आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाएंगे अगर आपके अंदर जो है कॉम्प्रीहेंशन की स्किल नहीं है। फिर उसके बाद उसमें स्किल्ड रीडर्स, जिनके अंदर रीडिंग की बेहतरीन स्किल आ जाती है। डोंट जस्ट रीड द टेक्स्ट, वो सिर्फ टेक्स्ट को रीड नहीं करते, दे इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट। वो टेक्स्ट के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, उसकी हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ होता है, कुछ लोग कुरान पाक के हाफिज़ होते हैं और कुछ लोग जो है वो हाफिज़ नहीं होते, लेकिन वो कुरान पाक को जब वो डिटेल से पढ़ते हैं, उसके मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, उसकी तफसीर समझने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे, उसको सही मानों में उसके अंदर कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही बेसिकली क्या है, कॉम्प्रीहेंशन। और कॉम्प्रीहेंशन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। उसके बाद यह हेल्प स्टूडेंट्स टू एस द स्टैंडर्डाइज स्टेट टेस्ट। एस जो है वो मतलब यूँ कह सकते हैं कि स्पीड अप बढ़ाने के लिए, यानी जितनी आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल ज़्यादा होगी इतने ही आप जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दिस एबिलिटी हेल्प टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट एनालाइज रिटन इन्फॉर्मेशन। कॉम्प्रीहेंशन अगर आपको करना आता है तो जो रिटन इन्फॉर्मेशन है ये आप बेहतरीन तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, उसकी वजाहत कर सकते हैं। इट मेक्स अस एक्सट्रैक्ट मेन आइडिया एंड ड्रा कंक्लूजन फ्राम द टेक्स्ट। और इसी से ही हमें ये मदद मिलती है कि हम कैसे जो टेक्स्ट दी गई है, जो पैराग्राफ दिया गया है, उससे हम कैसे मेन आइडिया एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और कैसे हम इससे रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आगे हैं ये आप पे कंसर्न नहीं है जी। ये वाला ज़रूर देखिएगा कि वर्ड्स के मीनिंग सेम नहीं होते, वर्ड्स के मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, यू शुड बी फेयर इन योर स्टडीज़, यू शुड बी फेयर इन योर स्टडीज़, और आगे वही फेयर वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है, हर कॉम्प्लेक्स इज़ फेयर। अब यहाँ पे उसका फेयर का मीनिंग और सेंस में आ रहा है, वहाँ पे फेयर का मीनिंग और सेंस में आ रहा है। तो यही चीज़ें हमें एक कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जानने की ज़रूरत है कि किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है। अगर उसका सही कॉन्टेक्स्ट हमें समझ नहीं आएगा, उसका टॉपिक सही समझ नहीं आएगा, तो फिर हम जो मीनिंग एक्वायर कर रहे हैं उससे माइट बी पॉसिबल वो भी डिस्टर्ब हों। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बताया गया है। ये आमतौर पर जो है वो अब जो स्लाइड आपके सामने है इसमें कंपैरिजन बताया कि आम रीडिंग में और रीडिंग स्किल में क्या डिफरेंसेस हैं, कंपेयर किया क्या है। तो रीडिंग क्या है, इट इज़ मल्टी फेसेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग वर्ड रिकग्निशन, कम्प्रीहेंशन, फ्लुएंसी एंड मोटिवेशन। और अगर इसकी स्किल्स के बारे में देखा जाए तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट। तो स्किल क्या है
कि क्या इसमें लिखा हुआ है उसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो वो स्किल है। फिर रीडिंग है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, और जो अगर स्किल्ड पर्सन रीडिंग स्किल हैं उसके पास तो फिर वो इसको लेस टाइम के अंदर कर सकता है, इट टेक्स लेस टाइम। और थर्ड है कॉन्टेक्स्ट में बी अंडरस्टैंड और नॉट। रीडिंग के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप कॉन्टेक्स्ट समझें या ना समझें, लेकिन स्किल के अंदर आपके लिए ज़रूरी है कॉन्टेक्स्ट इज अंडरस्टूड विद इन द शॉर्ट टाइम। कॉन्टेक्स्ट आपको जानना ज़रूरी है, ये करने की ज़रूरत। नेक्स्ट आ गया जी, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड डेवलपिंग कंसंट्रेशन। कैसे आप अपने आप को ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी रीडिंग पर। सबसे अहम इशू है वो यही है कि हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और फिर जो दूसरा है वो ये है कि कैसे हम अपने अंदर एबिलिटी पैदा करें कि हम पैराग्राफ को जो है वो कॉम्प्रीहेंड कर सकें, उसकी कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहला है स्कैनिंग। सबसे पहला काम आपने क्या करना है इसके लिए, स्कैनिंग। नोट कीजिएगा, ये आपको स्लाइड्स भी शेयर की कर दी जाएगी। इट इज़ रैपिड रीडिंग असिस्टेड बाय कीवर्ड्स टू लोकेट स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये स्पीड से रीडिंग की जाती है ये वाली, और इसमें जो अहम वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लिया जाता है या उनको नोट कर लिया जाता है, जिसके अंदर ज़्यादा मालूमात होती हैं ऐसे वर्ड्स तो जो है वो नोट कर लिया जाता है, अंडरलाइन कर लिया जाता है या हाईलाइट कर लिया जाता है पैराग्राफ। इसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट स्किमिंग। दूसरा जो कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो चीज़ चाहिए वो है स्किमिंग। इट इज़ रैपिड रीडिंग फोकसेस ऑन टाइटल, सब टाइटल एंड हेडिंग्स। अगर यूज़ किए हैं किसी पैराग्राफ के अंदर तो ये चीज़ जो देखना है टाइटल क्या है। जैसे आप कोई बुक देखते हैं, आप बुक परचेज करते हैं तो आप सारी बुक तो नहीं पढ़ने बैठ जाते, आप उसके टाइटल्स देखते हैं, आप उसकी लिस्ट देखते हैं टॉपिक्स की, आगे चैप्टर्स की। तो ये जो है किसी भी पैराग्राफ के अंदर या किसी बुक के अंदर या किसी आर्टिकल के अंदर ये चीज़ जो करना है इसको बोलते हैं स्किमिंग, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए। फिर उसके बाद आ गया एक्सप्लोरेटरी रीडिंग, जो तीसरी चीज़ है। इट एम्स टू गेट अ फेयरली एक्यूरेट पिक्चर ऑफ होल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया। अब आपने ज़रा ध्यान से इसको पढ़ना है और इसके अंदर क्या आइडिया दिया गया है, किस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। इसके अंदर जो है वो एजुकेशन को डिस्कस किया गया है, इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री को डिस्कस किया गया है, इसके अंदर कोई सोशल टॉपिक दिया गया है, इसके अंदर जुडिशरी को डिस्कस किया गया है। न्यूमरस टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो ये जानने की ज़रूरत है कि किस हवाले से ये टॉपिक है, किस चीज़ को एड्रेस किया गया है, किस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है, ये जो जानना है। और इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रीडिंग। क्लियर हो गया, ये तीसरा स्टेप है कॉम्प्रीहेंशन के लिए। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है क्लोज रीडिंग। ये जब भी आपने कॉम्प्रीहेंशन करनी है इन पॉइंट्स को जहन में रखना है। क्लोज रीडिंग, रीडर मस्ट गेट मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन आइडियाज एंड देयर रिलेशनशिप। जो सेंटेंस है उन पर भी गौर करें और देखें, सोचने की कोशिश करें कि इसके अंदर मेन आइडिया क्या है, क्या राइटर कहना चाह रहा है। ठीक है, और जो रिलेटेड सेंटेंसेस है उसके साथ उनका क्या रिलेशन है, इसको ज़रूर जो है वो अपने जहन के अंदर बिठाने की कोशिश करें। ये नहीं करना आपने, मैं आपको बारहा बता रहा हूँ कि इस लेवल पे ये नहीं करना कि ये क्वेश्चन है ये ब्रैकेट कर लो इसका आंसर, ये भाई इसका आंसर होगा, नहीं। इसमें आपने अपनी तरफ से डिटेल ज़रूर ऐड करनी है, अपनी तरफ से अपनी वर्डिंग में आंसर जो है वो आपने करना है इसको। और पांचवा है क्रिटिकल रीडिंग। इसके अंदर क्या है कि हमने अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं या उस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछने हैं जिस पैराग्राफ को या आर्टिकल को या बुक को आप पढ़ रहे हैं, कि ये किस चीज़ के बारे में है, क्यों है, कब है, कैसे है, कौन कौन सी मालूमात इसमें दी गई हैं, रीजंस जितनी भी उसके अंदर आ सकती हैं वो पूछने की कोशिश करें तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पैराग्राफ को समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीडिंग। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा फिर से जो है वो इनके रिवाइज कर देता हूँ। नाम, पहला नाम है स्कैनिंग। ठीक है, दूसरा इस स्कैनिंग के अंदर हम खास खास जो वर्ड्स होते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स उनको जो है वो अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरा स्किमिंग, टॉपिक, टाइटल, सब टाइटल वगैरह अगर किसी पैराग्राफ के अंदर दिए गए हैं तो उनको पढ़ना, ये स्किमिंग है। फिर आ जाता है एक्सप्लोरेटरी रीडिंग। इसके अंदर हम एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ के बारे में ये पैराग्राफ लिखा हुआ। और फिर क्लोज रीडिंग, यानी सही तरीके से बारीक बीनी से उसको रीड करते हैं और
उसके अंदर जो मेन थीम है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और फिर आ गया क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में इसके अंदर तमाम प्रॉज एंड कॉन्स आ जाते हैं, इसकी रीज़न, वजूहात, क्यों, कब, कैसे, जो जो आप चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं वो सारी की सारी क्रिटिकल रीडिंग में आएगी। फिर छठा आ गया जी आपके पास एनालिटिकल रीडिंग। इन इट वी यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वही यूज़ होती हैं। देयर इज़ केयरफुल अटेंशन टू ईच वर्ड एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द वर्ड। इसमें ऐसा होता है कि हम हर वर्ड को जो है वो देखते हैं और इसका दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है उसको भी जो है वो देखा जाता है इसके अंदर। फिर आ जाता है जी डेवलपमेंटल रीडिंग। इट रेफर्स टू कॉम्प्रीहेंसिव रीडिंग प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल पीरियड्स ऑफ स्टेजेस। ये कुछ आगे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। कुछ असूल हैं जो आपने ज़रूर ज़हन में रखने हैं जब आप कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हों। तो उन प्रिंसिपल्स को, उन असूलों को जो है वो देखेंगे। These are some basic principle one must keep in mind while attempting comprehension। पैसे जब भी आप भी comprehension कर रहे हो तो ये points जो है वो ध्यान में रखें, मार्क important points। किसी भी comprehension के अंदर जो important points हैं उनको अंडरलाइन कर लें या मार्क कर लें। और दूसरी जो हम चीज़ है डिसाइड बेसिक थीम, जो मेन आइडिया है उसको डिसाइड करने की कोशिश करें पढ़ने के बाद। 3 रीड द पैसेज एंड फॉर्म बेसिक आर्गूमेंट पैसेज। तो पैसेज को पढ़ें और उसके बाद ऐसे आप भी जो उसके अंदर बेसिक आर्गूमेंट दिया गया है, यानी किस चीज़ के बारे में बात हुई है, किस मकसद के बारे में जो है वो कहा जा रहा है, या यहाँ पे राइटर के कहने का क्या मकसद है, उस आर्गूमेंट पैसेज को जो है वो निकालने की, उन लाइंस को, उन सेंटेंसेस को निकालने की कोशिश करें। और चौथी बात, कीप योर ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व। जब भी कॉम्प्रीहेंशन करने लगें कोशिश करें किसी से बातचीत ना करें, उतनी देर में फुल कंसंट्रेट करें उस पैराग्राफ के ऊपर। मेक मीनिंग आउट ऑफ डाटा। सिर्फ वही वाले मीनिंग ना देखें जो इस पैराग्राफ से या उनसे रिलेटेड बन रहे हैं, बल्कि और भी अपने तौर पर उनके मीनिंग गेन करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि इससे और क्या क्या जाहिर किया जा सकता है और कौन कौन सी सिंबल इससे ली जा सकती है। फिर उसके बाद अप्रोच पैराग्राफ विद कॉन्फिडेंस। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पैराग्राफ को पढ़ें, 1 2 3 4, जितनी दफ़ा ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। जितनी दफ़ा आप ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना ही नई नई चीज़ों की आपको बीच में से समझ आएगी उनकी। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश। क्वेश्चन तो इंग्लिश के अंदर काफ़ी हैं, जिसमें येस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ये भी आपको बता दूं कि येस और नो वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं। आमतौर पर हमारे पास जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट के हैं तो डू या डज से शुरू होंगे, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यूस का तो इज़ आर एम से शुरू होंगे, और अगर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं तो हैज़ या हैव स्टार्ट में आ जाएगा। इसी तरह से पास्ट डेफिनेट के हैं तो डिड स्टार्ट पे आ जाएगा, कंटिन्यूस के हैं तो वाज या वर स्टार्ट। तो ऐसे जो सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आया होता है उनका जो आंसर है वो येस और नो में होता है, ठीक है। तो इज शी देयर, यस और नो में आंसर है यस शी इज़ देयर। ना भी शी इज़ देयर आप आगे बताएं यस बोल दें तो इसका आंसर मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है इनका यस और नो में आंसर होता है। फिर दूसरे सेंटेंस ऐसे आ सकते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, व्हाई, हु, ठीक है, होम, विच। इनके जो आंसर्स हैं ये सिंपली यस और नो नहीं होते, इसके लिए पूरा प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो आप ये नहीं कह सकते यस और नो। ये पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हो, तो आप यस और नो में आंसर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए सेंटेंस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्टडी क्लास वगैरह वगैरह, जो भी आप समझ सकते हैं। तो ये WH वाले होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाले, जिसमें कुड, कैन वगैरह स्टार्ट पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन टैग वाले आ जाते हैं, जैसे योर नेम इज़ पीटर इजंट इट, ठीक है। तो ये जो है इनको क्वेश्चन टैग बोलते हैं, तुम्हारा नाम पीटर है क्या, नहीं है, तो यस और नो में आमतौर पर इसके भी आंसर होते हैं। तो ये खैर आपके जो उस हवाले से नहीं है। तो यही जो क्वेश्चन हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन उसने यहाँ पे बताया जा सकता है कि कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से पूछे जा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो बहुत जारी बात है, आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड आंसर करेंगे। लर्निंग इज़ द ओनली थिंग
द माइंड नेवर एग्जॉस्ट, नेवर फियर्स एंड नेवर रिग्रेट्स। लर्निंग ऐसी चीज़ है जिससे इंसान थकता नहीं है, जिससे डरता नहीं है और जिस पे पछताता नहीं है। और यही जो है वो आज आपका कॉम्प्रीहेंशन की जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, कॉम्प्रीहेंशन है क्या और कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल किया जाता है, किन स्टेप्स को हमने जहन में रखना है, और फिर उसके हवाले से क्वेश्चंस को जो है वो अपने वर्ड्स के अंदर आंसर करना है। आज का टॉपिक यही था। इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स?